आइए हम लोग हीमोग्लोबिन के बारे में पढ़ते हैं। हीमोग्लोबिन लाल रक्त कोशिकाओं में पाए जाने वाला प्रोटीन का एक प्रकार होता है। हीमोग्लोबिन फेफड़े से शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन ले जाने और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़े तक पहुंचाने का काम करता है। हीमोग्लोबिन की मात्रा को रक्त के 100 ml के आधार पर मापा जाता है। इसे डेसीमीटर में व्यक्त किया जाता है और एक का मतलब 100 ml होता है। आयु एवं जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा नवजात शिशु के शरीर में हीमोग्लोबिन की मात्रा 17 से 22 डेसीलीटर होता है। एक सप्ताह के बच्चे के शरीर में 15 से 20 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। एक महीने के बच्चे के शरीर में 11 से 15 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। बच्चों में 11 से 13 डेसीलीटर पाया जाता है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए आयु एवं जेंडर के आधार पर हीमोग्लोबिन की मात्रा वयस्क पुरुष जो 18 वर्ष से अधिक के होते हैं उनके शरीर में 14 से 18 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाया जाता है। वयस्क महिलाएं जो 18 वर्ष से अधिक की हैं उनके शरीर में 12 से 16 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। मध्यम आयु की महिलाएं हैं उनके शरीर में 11.7 से 13.8 डेसीलीटर हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अम्ल वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड वायुमंडल की नमी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड तथा नाइट्रिक एसिड का निर्माण करते हैं। वर्षा जल के साथ ये अम्ल भूमि पर आ जाते हैं जिससे आंखों एवं त्वचा के रोग उत्पन्न होते हैं। वनस्पतियों को भी नुकसान पहुंचाता है तथा संगमरमर की इमारतें भी पीली पड़ जाती है जिसे स्टोन कैंसर के नाम से जाना जाता है। नॉर्वे अम्लीय वर्षा से सर्वाधिक प्रभावित देश है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए थ्रेसिंग के बारे में पढ़ते हैं। काटी गई फसल से बीजों एवं दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। इस प्रक्रिया में डंठल को पीटकर अनाज के बीज निकाले जाते हैं और डंठल को अलग कर दिया जाता है। यह कार्य कंबाइन मशीन या थ्रेशर द्वारा किया जाता है। निष्पावन विधि इस विधि के उपयोग से हल्के भूसी के कणों को अनाज के बीजों जैसे गेहूं दाल आदि से अलग कर दिया जाता है। इस विधि में भूसी के कण हवा के द्वारा उड़ाकर किया जाता है। जनजातियां समकालीन इतिहासकारों और मुसाफिरों ने जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी दी है। कुछ अपवादों को छोड़ दे तो जनजातीय लोग भी लिखित दस्तावेज नहीं रखते थे, लेकिन समृद्ध रीति रिवाजों और वाचिक मौखिक परंपराओं का वे संरक्षण करते थे। ये परंपरा हर नई पीढ़ी को विरासत में मिलती थी। आज के इतिहासकार जनजातियों का इतिहास लिखने के लिए इन वाचिक परंपराओं का इस्तेमाल करते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए जनजातियों के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पंजाब में 13वीं एवं 14वीं सदी के दौरान खोखर जनजाति बहुत प्रभावशाली थी। यहाँ बाद में गखर लोग ज्यादा महत्वपूर्ण हो गए। उत्तर पश्चिम में बलोच एक विशाल एवं शक्तिशाली जनजाति रहती थी। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश राज्य भी इसमें शामिल है। उपमहाद्वीप के सुदूर उत्तर पूर्वी भाग में असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड एवं सिक्किम राज्य शामिल है। बिहार एवं झारखंड के कई इलाकों में 12वीं सदी तक चीर सरदार शाहियों का उदय हो चुका था। इस क्षेत्र में रहने वाले महत्वपूर्ण जनजातियों में मुंडा एवं संथाल थे। जनजातियां उड़ीसा और बंगाल में रहती थी। कर्नाटक एवं महाराष्ट्र की पहाड़ियों में कोली, बेरार तथा कई दूसरी जनजातियों के निवास स्थान थे। कोली लोग गुजरात के कई इलाकों में भी रहते थे। भीलों की बड़ी जनजाति पश्चिमी और मध्य भारत में फैली हुई थी। मौजूदा छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश में गोंड लोग बड़ी तादाद में फैले हुए थे। स्क्रीनशॉट लीजिए।
आइए वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। रेशों से तागा बनने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। इस प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से रेशों को खींचकर ऐंठते हैं। ऐसा करने से रेशे पास पास आ जाते हैं और तागा बन जाता है। तागे से वस्त्र बनाने की कई विधियां हैं। इनमें दो प्रमुख विधियां बुनाई तथा बंधाई है। कुछ वस्त्रों जैसे सूती, जूट, रेशमी तथा ऊनी, इनके तंतु पादपों तथा जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ये प्राकृतिक तंतु कहते हैं। रुई तथा जूट पादपों से प्राप्त होने वाले तंतुओं के उदाहरण हैं। ऊन तथा रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ऊन भेड़ अथवा बकरी का कर्तित ऊन से प्राप्त होती है। इसे खरगोश, याक तथा ऊंटों के बालों से भी प्राप्त किया जाता है। रेशमी तंतु रेशम कीट के कोकून से खींचा जाता है। हजारों वर्ष तक वस्त्र निर्माण के लिए केवल प्राकृतिक तंतुओं का ही उपयोग होता था। पिछले लगभग 100 वर्षों से ऐसे रासायनिक पदार्थों जिनका स्रोत पादप अथवा जंतु नहीं है से तंतुओं का निर्माण किया जा रहा है। इन्हें संश्लिष्ट तंतु कहते हैं। पॉलिस्टर, नायलॉन और एक्रिलिक संश्लिष्ट तंतुओं के उदाहरण हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए। सर्दी में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। सर्दी में गहरे रंग के वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये ऊष्मा को अपने अंदर अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी एवं रेशमी वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि ये भी ऊष्मा को अवशोषित कर लेते हैं। ऊनी कपड़े, रेशमी वस्त्र, गहरे वस्त्र ऊष्मा के अच्छे अवशोषक होते हैं। ऊन ऊष्मा का कुचालक है तथा इसके रेशों के बीच बहुत सारी हवा भरी होती है। ऊन के वस्त्र एवं शरीर के बीच में वायु की परत होने के कारण भी शरीर से ऊष्मा बाहर नहीं निकल पाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए गर्मी में पहने जाने वाले वस्त्र के बारे में पढ़ते हैं। गर्मी में हल्के रंग के वस्त्र पहने जाते हैं। हल्के रंग के वस्त्र ऊष्मा को प्रवर्तित कर देते हैं जिससे हमें कम गर्मी लगती है। गर्मी में सूती वस्त्र पहने जाते हैं क्योंकि गर्मी में शरीर से अधिक पसीना निकलता है। सूती वस्त्र पसीने के अधिकांश भाग को सोख लेते हैं जिससे शरीर को ठंडक मिलती है। ऊनी एवं सिंथेटिक कपड़ों में हवा रुक जाती है जबकि सूती कपड़ों में बारीक छिद्र होते हैं और इनमें से हवा आती जाती है। गर्मी में सफेद रंग के सूती कपड़े पहनना अच्छा रहता है क्योंकि सफेद रंग सूर्य के प्रकाश का अधिकांश भाग परावर्तित कर देता है जबकि गहरे रंग या काले रंग के कपड़े सूर्य के प्रकाश को अपने में समाहित कर लेते हैं। इसलिए सफेद रंग के कपड़ों में गर्मी कम लगती है। स्क्रीनशॉट लीजिए। आइए वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्रों के बारे में पढ़ते हैं। वर्षा ऋतु में पहने जाने वाले वस्त्र सिंथेटिक होते हैं क्योंकि वे जल्दी सूख जाते हैं। सिंथेटिक कपड़ों में पॉलिस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक, रेयन, डेक्रोन आदि शामिल है। नायलॉन कृत्रिम पॉलीमरों का सामूहिक नाम है। यह एक रेशमी थर्मोप्लास्टिक सामग्री है जिससे रेशों पर तो अन्य आकारों में ढाला जा सकता है। रेशम तथा नायलॉन के वस्त्र बहुत जल्दी सूख जाते हैं इसलिए वर्षा के दिनों में इन वस्त्रों से बने वस्त्र पहने जाते हैं। स्क्रीनशॉट लीजिए।